एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीएमआर ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में बहुत सारे एमसीक्यूज की डेप्थ में स्टडी करी है, सो आज भी क्लास को एमसीक्यूज से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तैयारी करते रहिए और एमसीक्यूज को जितना ज्यादा हो उतनी ज्यादा ही आपको उसको सॉल्व करना है विद प्रॉपर रेशनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, करीना सिचुएटेड एट विच लेवल। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि करीना जो है वो कौन से लेवल पे सिचुएट करता है। अब आप सोचोगे व्हाट इज करीना। ठीक है, तो जो करीना पार्ट है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, कौन से बॉडी का कौन से सिस्टम का पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को मिलता है। जस्ट लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, नोज से या फिर नेजल केविटी से स्टार्ट होता है। ठीक है, और एल्वुलाई में जाके या फिर लंग्स के जो फंक्शनल यूनिट है एल्वुलाई, वहां पर अपन उसको एंडिंग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्या पढ़ेंगे अपन, नेजल कैविटी है, नोज है ना, नॉस्ट्रिल्स है, फिर क्या आ जाते हैं, फेरिंग्स आ जाते हैं, फिर लेरिंग्स आ जाते हैं, फिर ट्रेकिया आ जाता है। फिर ट्रेकिया कहाँ बाइफर्केट होता है, एक लेफ्ट लंग के अंदर और एक राइट लंग के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आई, ये आपने पहले पढ़ चुके हो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आज की क्लास में है कि करीना इज सिचुएटेड एट विच लेवल। तो मैंने इतना सा बताना था कि आपको जो करीना है वो कौन से लेवल पे सिचुएट करता है, मतलब करीना जो पार्ट है वो किससे रिलेट करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट करेगा कि सबसे पहले क्या आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेजल कैविटी से। नेजल कैविटी से या फिर नोज से स्टार्ट हो रहा है और फिर क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट, फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स आता है और फेरिंग्स के बाद में क्या आते हैं, फेरिंग्स के बाद में क्या आता है, लेरिंग्स आता है। और लेरिंग्स किससे जुड़ा हुआ होता है, ट्रेकिया से जुड़ा हुआ होता है। इस ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या होता है, विंड पाइप भी इसको बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये जस्ट लाइक एग्जाम्पल, ये क्या है, यहाँ से नेजल कैविटी स्टार्ट हुई, नेजल कैविटी से बाद में क्या आ गया, फेरिंग्स। फेरिंग्स के तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, सॉरी नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। तो जो पार्ट लैरिंग से जुड़ रहा है वो कौन सा पार्ट है फेरिंग्स का, लैरिंगोफेरिंग्स है। फिर लैरिंग्स पार्ट आ जाता है। ठीक है, लैरिंग्स पार्ट आ जाता है और देन आफ्टर ट्रैकिया आ जाता है। और ट्रैकिया कहाँ बाइफर्केट होता है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड के अंदर। क्लियर है कि ट्रैकिया क्या है, एक विंड पाइप है जहाँ पे एयर का ट्रैवल होता है कहाँ तक, दोनों लंग्स के अंदर। तो जो जो ट्रैकिया है वो बाइफर्केट हो रहा है। बाइफर्केट का मतलब टू पार्ट्स में बट रहा है। इस तरीके से देखो, ये ट्रैकिया की ट्यूब है, देखिए ये ट्रैकिया की ट्यूब है, इस तरीके से ट्रैकिया आ रहा है। और डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये क्या होता है, बाइफर्केट होता है कि एक यहाँ पे लंग है, ठीक है, और एक यहाँ पर लंग है। ठीक है, तो ये बाइफर्केट हो गया, दिस इज बाइफर्केशन। ये क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, बाइफर्केट या फिर बाइफर्केशन। यहाँ तक बात समझ में आई, इसको क्या बोलेंगे, बाइफर्केशन बोलेंगे कि जो ट्रेकिया है वो टू पार्ट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है फर्दर। तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसका, दिस पॉइंट इज नोन एज कैरिना पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज कैरिना। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कैरिना। ठीक है, कैरिना पॉइंट बोला जाता है कि जहां पर बाइफर्केट हो रहा है ट्रेकिया का, फिर जो लास्ट में जो नोब बनती है, ये नॉच बनती है, इसको क्या बोलते हैं, करीना बोलते हैं। अब आपको पता है कि आपका बॉडी के एंटीरियरली और पीछे पोस्टीरियर सरफेस है। तो पोस्टीरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, 33 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रा प्रेजेंट है, मतलब वर्टिब्रल बैकबोन आपकी प्रेजेंट है ना, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्लिजिल। इस तरीके से कॉकिक्स से इस तरीके से क्या होती है, एंड होती है, वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्वेश्चन पे आप आते हैं। क्वेश्चन में बोला कैरिना इज सिचुएटेड एट विच लेवल, कि कैरिना कौन से लेवल पे सिचुएट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान दीजिएगा, कैरिना सर्वाइकल को कवर नहीं करता, कैरिना थोरेसिक के T4 को कवर करता है, फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा को कवर करता है। क्लियर है कि जो करीना पॉइंट होगा वो कहाँ सिचुएटेड होगा, वर्टिब्रा के फोर्थ पे। अगर मैं वर्टिब्रा को गिनने बैठूं, मतलब सर्वाइकल के 7 क्रॉस करे और वर्टिब्रा के जो 12 है उनको क्रॉस करते हुए किस पे चला गया है, वो T4 पे चला गया है। कौन, करीना। तो करीना कहाँ सिचुएट होता है, करीना इज सिचुएटेड एट द T4। क्लियर है कि करीना वर्टिब्रा के कौन से लेवल पे सिचुएटेड है, T4 लेवल पे सिचुएटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, T4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
और दिस विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नर्सिंग एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, ट्रैकियल बाइफर्केशन अकर एट द लेवल ऑफ, सेम क्वेश्चन है, उसी से बिलोंग करता है। अभी मैंने बताया आपको ट्रैकिया बाइफर्केशन क्या होता है। ट्रैकिया बाइफर्केशन मतलब एक ट्रैकिया है और वो दो भागों में टूट रहा है, दिस इज बाइफर्केशन। यहाँ तक क्लियर है? और जो ट्रैकिया जब बाइफर्केट हो रहा है तो जो ट्रैकिया का लास्ट पार्ट है उस पार्ट को क्या बोल रहे हैं, कैरिना पार्ट बोल रहे हैं। अब वो बाइफर्केशन कौन से पार्ट पे होता है, वर्टिब्रा के। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन क्या है अपने पास में, T1 से T2 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है T3 से T4 थर्ड ऑप्शन है, दैट इज T4 से T5 एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा T4 से T5। क्यों? क्योंकि जहां पर करीना सिचुएटेड है वहीं पर डियर स्टूडेंट बाइफर्केट होगा ना। ओके, देखो जहां पर ये ट्रैकिया है और ट्रैकिया क्या हो रहा है, इस तरीके से बाइफर्केट हो रहा है, राइट। तो ये वाला पार्ट इसका क्या कहला रहा है, करीना पार्ट कहला रहा है। और यहीं पर ये कहां पे बाइफर्केट हो रहा है, करीना पार्ट कहां प्रेजेंट है, T4 पे प्रेजेंट है, मतलब फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे प्रेजेंट है। तो जो बाइफर्केशन होगा वो भी कहां देखने को मिलेगा, T4 से T5 पर ही देखने को मिलेगा। मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इसमें कवर करेगा कौन, ट्रेकिया का बाइफर्केशन प्रोसेस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, वाइल ऑस्कल्टेटिंग लंग्स फील्ड, ठीक है, कि जो लंग्स के फील्ड क्या कर रहे हैं, ऑस्कल्टेट कर रहे हैं। व्हाट इज ऑस्कल्टेशन? जब भी फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, देखो कि कोई भी क्लाइंट नर्स के पास आता है तो नर्स क्या करती है, डाटा कलेक्ट करने के लिए क्या करती है, सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करती है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करती है, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के 4 मेथड होते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या होगा, ऑस्कल्टेशन में क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप की मदद से बॉडी के जो साउंड्स हैं वो सुने जाते हैं। स्टेथोस्कोप की मदद से बॉडी के साउंड्स को सुने जाना इज नोन एज ऑस्कल्टेशन। और ऑस्कल्टेशन क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, कि फिजिकल एग्जामिनेशन बॉडी को एग्जामिन करना, टेस्ट करना, बॉडी के बारे में जानना, वो क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो ऑस्कल्टेशन किसका करा जा रहा है, लंग्स फील्ड का किया जा रहा है, मतलब आपके फेफड़ों का किया जा रहा है। ऑफ अ क्लाइंट, किसका कर रहे हैं, क्लाइंट का कर रहे हैं, विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। और क्लाइंट कैसा कंडीशन में है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में है, मतलब जो क्लाइंट है उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है। तो बेस्ट मेथड ऑफ ऑस्कल्टेशन इज, कि नर्स जो बेस्ट कहाँ से करेगी ऑस्कल्टेशन। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या था कि वाइल ऑस्कल्टेटिंग लंग्स फील्ड, कि जब लंग्स फील्ड को ऑस्कल्टेट कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट के या एक क्लाइंट के जो किससे सफर कर रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से सफर कर रहा है। बेस्ट मेथड ऑफ ऑस्कल्टेशन, यस बेस्ट मेथड ऑफ ऑस्कल्टेशन क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 है अपने पास में, लिसन टू द अपेक्स। व्हाट इज अपेक्स, अपन इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए दिस इज योर ट्रैकिया एंड दिस इज योर वन लंग एंड दिस इज योर सेकंड लंग, ठीक है। उसके बाद में ये इस तरीके से क्या होते हैं, अलग अलग बाइफर्केट होते हैं, राइट अलग है, लेफ्ट अलग है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है। अपन अभी हार्ट की बात नहीं कर रहे, जहाँ पर ये नोच निकली हुई होती है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एपेक्स पार्ट। और जहाँ पर ये बेस होता है, वाइडेंट होता है, ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बेस पार्ट बोलते हैं। जस्ट लाइक इसी का अपोजिट होता है किसके अंदर, हार्ट के अंदर, कि हार्ट का ऊपर वाला पार्ट कैसा है, ऊपर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो एक नोच की तरह बना हुआ है, एक नोच की तरह बना हुआ है हार्ट का नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, अपेक्स बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एपेक्स बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बोला, लिसन टू द अपेक्स, की ऑस्कल्टेट कर रहा है जब भी कोई डॉक्टर किसी भी या फिर नर्स किसी भी क्लाइंट का लंग्स के ऑस्कल्टेशन साउंड सुन रही है तो वो एपेक्स से सुनेगी, मतलब आगे से ऊपर से सुनेगी क्या, तो ये इसमें पूछा, ऑप्शन में फर्स्ट में बोला है। सेकंड बोला बिगिन लिसनिंग एट द लंग बेस, कि जो लंग्स के बेसिस हैं ये वाले, यहाँ से स्टार्ट करेगी क्या सुनना, मतलब आपको पता है
लंग्स की सिचुएशन कहाँ, सिचुएटेड कहाँ रहते हैं, लोकेशन क्या है, तो लंग्स के बेस से लिसन करेगी क्या, ये बोला है। थर्ड है लिसन साइड टू साइड फ्रॉम सुपीरियर, मतलब साइड्स में सुपीरियरली क्या करती जा रही है, जो नर्स है वो क्या करेगी, क्लाइंट के लंग साउंड्स को क्या करेगी, सुनेगी। एंड द लास्ट ऑप्शन इज एंटीरियर चेस्ट देन पोस्टीरियर चेस्ट, कि सबसे पहले एंटीरियरली ऑस्कल्टेट करेगी और उसके बाद में पोस्टीरियरली ऑस्कल्टेट करेगी। तो क्या है इसका राइट आंसर, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि नर्स क्या करेगी, नर्स शुड लिसन द साउंड फ्रॉम द बेस ऑफ द लंग्स, कि जो लंग्स हैं उसके बेस से सुनना स्टार्ट करेगी, कहाँ से, फ्रॉम द पोस्टीरियरली या फिर एंटीरियरली, ठीक है। तो मोस्टली पोस्टीरियरली में बहुत अच्छे लंग साउंड सुनने को मिलते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करेगी, लंग्स बेस से स्टार्ट करेगी। क्लियर है क्वेश्चन, कि जो राइट आंसर होगा इसका वो क्या होगा, बिगिन लिसनिंग एट द लंग्स बेस, कि जो लंग्स के बेसिस हैं फ्रॉम दी, जो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर की तरफ चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सबसे इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट, कि एक नर्स है वो किसकी केयर कर रही है, क्लाइंट की केयर कर रही है। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड अ स्प्लीनेक्टमी, क्या हुआ उसको, स्प्लीनेक्टमी, एक्टमी मतलब कट, ठीक है। तो किसका कट एंड रिमूवल किया है, स्प्लीन का कट एंड रिमूवल किया है, मतलब स्प्लीन को निकाल दिया। ओके, द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ठीक है, in the immediate post operative period for which complication should the nurse specifically assess in this client। सीधा सा क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्लाइंट है उसमें स्प्लीनेक्टमी करी गई है, मतलब स्प्लीन को निकाल दिया है उसकी बॉडी से, राइट। अब इसमें पूछा गया है कि इनमें से इमीडिएट पोस्ट ऑपरेट, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव के जस्ट बाद ये जो पीरियड है उसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है, आई एम रिपीटिंग अगेन दिस क्वेश्चन, the nurse is caring for a client who had a splenectomy in the immediate post-operative period for which complication should the nurse especially assess in this client, कि इसमें क्लाइंट में कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखेगी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 है इन्फेक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन नंबर सी है दैट इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और लास्ट ऑप्शन है दैट इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। मुझे पता है आप सबके दिमाग में, ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में पेरिटोनाइटिस ही आ रहा होगा, है ना। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, स्प्लीनेक्टमी क्या है, व्हाट इज स्प्लीनेक्टमी, स्प्लीनेक्टमी इज द रिमूवल ऑफ द स्प्लीन, कि स्प्लीन का रिमूव करना। व्हाट इज स्प्लीन, अगर बॉडी के अंदर से स्प्लीन निकल जाता है तो पर्सन क्या करता है, अपनी इजीली लाइफ जी सकता है, राइट। ओके, इसमें क्या होता है, स्प्लीन का फंक्शन क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का फंक्शन होता है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर ये क्या मेंटेन करके रखता है, इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। कि स्प्लीनेक्टमी जो हो जाती है तो क्या अफेक्ट होगा, स्प्लीनेक्टमी जब अफेक्ट हो हटा दी जाएगी स्प्लीन, तो क्या अफेक्ट होगी बॉडी में, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी अफेक्ट होगी, बॉडी में इम्यूनिटी अफेक्ट होगी, और इम्यूनिटी अफेक्ट होगी तो क्लाइंट क्या कहलाएगा, इम्यूनो कंप्रेस्ड क्लाइंट कहलाएगा, कि इसकी जो इम्यूनिटी है वो क्या हो गई है, अफेक्ट हो गई है, कंप्रेस हो गई है। तो पहला जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, इसमें 2 कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, एक प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन, एक सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन। मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेशन जो प्राइमरी की वजह से हो रहे हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन। ध्यान दीजिए व्हाट आई सेड स्प्लीनेक्टमी हुई है तो स्प्लीन का काम है क्या, ब्लड को फिल्टर करने का काम है, ठीक है। मतलब स्प्लीन का सीधा सा काम है इम्यूनिटी को मेंटेन करने का। अगर स्प्लीन क्या कर रहा है, हटा दी गई है तो वो इम्यूनिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। और इसके हटाने के बाद में पोस्ट ऑपरेटिवली 2 कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी किसकी वजह से होते हैं, प्राइमरी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होते हैं। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन किसकी वजह से होते हैं, प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन की वजह से होते हैं। तो क्लाइंट के अंदर प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन होगा हमेशा क्या, इन्फेक्शन। क्यों, क्योंकि वो कैसा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्लाइंट है। तो क्लाइंट के अंदर सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। क्लाइंट में सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। कि प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन क्या होगा इस क्लाइंट के अंदर, प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन क्या होगा इस क्लाइंट के अंदर, इन्फेक्शन होगा, ठीक है।
और जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन की वजह से जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो क्या क्या देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर 2 एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा क्लाइंट के अंदर, ठीक है। और साथ के साथ में जो इंटेस्टाइन्स हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस भी देखने को मिलेंगे क्लाइंट में। ये क्या है? सेकेंडरी है। किसकी वजह से हो रहे हैं? प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी हो रहे हैं। तो ठीक है, प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है, ओके, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी हो सकता है एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। अगर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में रखना है कि स्प्लीनेक्टमी की वजह से क्या क्या होता है क्लाइंट के अंदर, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो किसके ससेप्टेबल हो जाता है? बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन के। तो प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन क्या है? स्प्लीनेक्टमी का इन्फेक्शन है, और जो सेकेंडरी है वो क्या है? पेरिटोनाइटिस है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, दैट इज वेट ऑफ द किडनी इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपके बॉडी में किडनी प्रेजेंट है उसका क्या वेट होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 150 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2 है 100 ग्राम, ऑप्शन सी है 200 ग्राम और ऑप्शन डी है दैट इज 80 ग्राम, ठीक है। चारों ऑप्शन है। तो ध्यान दीजिए, बॉडी में हर एक किडनी का वेट कितना होता है। आपकी बॉडी में किडनी कितनी होती है? 2 होती है, एक राइट और एक लेफ्ट, रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में प्रेजेंट होती है, ओके। तो किडनी का वेट क्या होता है? किडनी का वेट कितना होता है? वेट ऑफ द किडनी किसकी बात कर रहे हैं? ईच किडनी की बात कर रहे हैं। ईच किडनी वेट कितना होता है डियर स्टूडेंट? ध्यान में रखिएगा 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम। क्लियर है? सीधा सा क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो, इजीली स्कोर कर सकते हो। तो कितना है? 150 ग्राम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, एबीजी एनालिसिस ऑफ एन एडल्ट पेशेंट। देखो एबीजी क्या होता है? एट्रियल ब्लड गैस। क्यों? व्हाट इज एट्रियल ब्लड गैस? क्यों? क्योंकि आर्टरी से ब्लड लिया जा रहा है, इसलिए उसको एट्रियल ब्लड गैस बोला। क्लियर है? एबीजी। अपन नॉर्मली ब्लड का सैंपल कहाँ से करते हैं? वेन से किया जाता है। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो ब्लड का सैंपल कहाँ से लेते हैं? वेन से लेते हैं। लेकिन वेन्स में एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता, इस वजह से जो कलेक्शन किया जाता है एक्यूरेट डेटा फाइंड करने के लिए वो कहाँ से किया जाता है? आर्टरी से किया जाता है। बट नॉर्मली आर्टरी प्रैक्टिस में इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्या हो सकती है? मोर डेंजरस हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेशर है ब्लड का वो बहुत ज़्यादा होता है और जो वो उसका जो ल्यूमिन है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? कम होता है एज कम्पेयर टू वेन्स। क्लियर है यहाँ तक? तो आर्टरी कैसी होती है? थिन होती है, और जो वेन्स है वो थिक होती है, इस वजह से भी वेन्स को प्रिफर्ड किया जाता है मोर एज कम्पेयर टू आर्टरी। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है एबीजी एनालिसिस ऑफ एन एडल्ट पेशेंट, कि एक एडल्ट पेशेंट है जिसका एबीजी किया जा रहा है, ठीक है। अब एबीजी करेंगे तो एबीजी में ब्लड का पीएच भी देखेंगे, ठीक है, पार्शियल ऑक्सीजन लेवल भी देखेंगे, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी देखेंगे, बाइकार्बोनेट लेवल भी देखेंगे। तो इस तरीके से लेवल्स देखने को मिलते हैं, ओके। तो जब एबीजी परफॉर्म किया किसी भी पेशेंट के अंदर तो उसका पीएच कितना आया? 7.29। कितना आया? 7.29। नॉर्मल पीएच कितना होता है? कितना होता है? नॉर्मल पीएच कितना होता है? दैट इज नॉर्मल पीएच योर क्या है? नॉर्मल पीएच कितना है? 7.35 से 7.45 नॉर्मल पीएच है, ठीक है, ओके। और जो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है? जो CO2 है आपका बॉडी में नॉर्मल, वो कितना है? पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज योर 35 से लेके 45 mmHg, ठीक है। बात समझ में आई? और जो बाइकार्बोनेट हैं वो नॉर्मल कितने हैं? बाइकार्बोनेट कितना होता है नॉर्मल? 22 से लेके 26 mmHg। 22 से लेके 26 mmHg क्या होता है? नॉर्मल बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, नॉर्मल बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, ओके।
तो ध्यान दीजिए इसमें क्या आया, क्वेश्चन के अंदर पूछा है एबीजी एनालिसिस ऑफ एन एडल्ट पेशेंट इज एज फॉलोज, जिसका पेशेंट का पीएच कितना है 7.29 है और पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 47 mmHg आया है, मतलब इससे बढ़ के आया है और इससे भी नॉर्मल से कम आया है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट कितना है 24 है, 24 है मतलब ये क्या है नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट तो नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, ठीक है। दिस कैन बी इंटरप्रिएटेड एज, तो उसको अपन क्या इंटरप्रिएट करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर 2 है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर सी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और ऑप्शन नंबर डी है दैट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अपन पहले भी बहुत सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ओके, आज की क्लास में भी अपने पास इसी तरीके से क्वेश्चन आया है, तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे कि जब भी पीएच किसके साथ गड़बड़ आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में गड़बड़ आ रहा है, मैं पहले रोम टेक्निक पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, कि जो पीएच है वो किसके साथ गड़बड़ आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में गड़बड़ आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो किसी न वो कॉम्प्लिकेशन किससे रिलेटेड होंगे, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होंगे, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होंगे। और व्हेनेवर द पीएच इज डिस्टर्ब विद बाइकार्बोनेट, वो किससे रिलेटेड होंगे, मेटाबॉलिक से रिलेटेड होंगे, मेटाबॉलिक से रिलेटेड होंगे, मतलब मेटाबॉलिक उसके अंदर डिस्टर्ब होगा, क्लियर है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि पीएच कितना आया, पीएच नॉर्मल कितना होता है 7.35 से 7.45 पे नॉर्मल वैल्यू है, तो इसमें पीएच कितना है क्लाइंट का 7.29 पीएच है, मतलब इस तरफ जा रहा है। मैं ये चीज पहले आपको बता चुकी हूँ, देखिए एक पीएच स्केल की बात करें तो न्यूट्रल क्या होता है, कांस्टेंट क्या है 7, और इस तरफ अगर एसिडिक की बात किया जाए तो 7 से जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वो सारे के सारे एसिडिक है, और इधर जो है वो 7 से इधर जो जा रहे हैं वो क्या है एल्कलाइन है या फिर बेस है, और जो नॉर्मल बॉडी में 7.35 से लेके 7.45 है, ठीक है, दीज आर स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर, तो वो क्या है आपका बॉडी का ब्लड है, ठीक है। तो जब कहाँ जा रहा है 7.29 है, 7.29 है, दैट मीन्स जो क्लाइंट का जो पीएच है ब्लड का वो कैसा हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, कैसा हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। एल्कलाइन कब कहलाएगा, जब 7.35 से 7.45 के बीच में ही रहेगा, तभी वो क्या कहलाएगा, एल्कलाइन कहलाता है। कैसा कहलाता है एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन कहलाता है। तो 7.35 को क्रॉस कर चुका है, मतलब 7.29 में आ गया, तो क्लाइंट कैसा हो गया है, एसिडिक हो गया है। तो और साथ साथ में कौन सी वैल्यू गड़बड़ आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नॉर्मल कितनी होती है 35 से 45 mmHg होती, क्लाइंट में कितनी आई 47 आई है, ठीक है। तो 47 आई है, मतलब बॉडी के अंदर CO2 लेवल है वो क्या बढ़ गया, ज्यादा हो गया। अब जो CO2 है वो किस नेचर का होता है, किस नेचर का होता है CO2, जो CO2 है वो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक होता है, मतलब एसिडिक होता है। ओके, एसिडिक नेचर का है, तो रेस्पिरेटरी कौन सा हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इस क्लाइंट के अंदर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इस क्लाइंट में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एलन टेस्ट इज परफॉर्म्ड। ओके, तो ध्यान दीजिए मेडिकल फील्ड के अंदर एक टेस्ट किया जाता है, बहुत सारे टेस्ट है, उनमें से एक टेस्ट आया है और बोला गया है कि एलन टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो एलन टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है बिफोर वीनस लाइन इंसर्शन, कि आईवी जो आप कैनुला लगाना जा रहे हो उससे पहले क्या करेंगे, एलन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, या सेकंड ऑप्शन है बिफोर सीवीपी लाइन इंसर्शन, कि सेंट्रल वीनस प्रेशर आप मेजर करने जा रहे हो या फिर वहां पे लाइन आप लगाने जा रहे हो, पॉट लगाने जा रहे हो, तब मेजर करेंगे, या बिफोर फिमोरल आर्ट्रियल लाइन इंसर्शन, कि फिमोरल आर्ट्रियल लाइन आपको लगानी है, फिमोरल आर्टरी में आपको क्या देनी है, आपको कोई भी प्रोसीजर करना है, तब आप एलन टेस्ट परफॉर्म करोगे, या फिर डी ऑप्शन है बिफोर एबीजी सैंपलिंग। एबीजी सैंपलिंग क्या है, एट्रियल ब्लड गैस सैंपलिंग, एट्रियल ब्लड गैस सैंपलिंग। ओके, एट्रियल ब्लड गैस सैंपलिंग।
देखिए क्या है, एट्रियल ब्लड गैस सैंपलिंग है। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एट्रियल ब्लड गैस सैंपलिंग है। एट्रियल ब्लड गैस सैंपलिंग है, क्या है, एट्रियल ब्लड गैस सैंपलिंग, जिसका मतलब क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड गैस, आर्टेरियल ब्लड गैस सैंपलिंग। तो ध्यान दीजिएगा, एलन टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं, जब आप क्या कर रहे हो, आर्टरी से सैंपल लेने जा रहे हो, तब भी क्या करेंगे, एलन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एलन टेस्ट कब परफॉर्म करेंगे, जब आप आर्टरी से सैंपल लेने जा रहे हो, तब भी आप क्या करोगे, एलन टेस्ट करोगे। क्यों करते हैं एलन टेस्ट, कि आपका जैसे ये हैंड है, तो यहाँ पर रेडियल आर्टरी इधर से थंब से निकल रही है और इधर से अल्नर आर्टरी निकल रही है, तो आप सैंपल कहाँ से लोगे, रेडियल आर्टरी से आप सैंपल ले रहे हो, तो दोनों का सर्कुलेशन क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, तभी क्या किया जाता है, आर्टरी से ब्लड कलेक्ट किया जाता है। तो आर्टरी का जो प्रेशर है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, साथ साथ में अल्नर आर्टरी का प्रेशर भी नॉर्मल होना चाहिए, तभी क्या करेंगे, ब्लड लेंगे कहाँ से, आर्टरी से। इसलिए एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है फॉर क्या, फॉर चेकिंग द सर्कुलेशन ऑफ द रेडियल आर्टरी एज वेल एज द अल्नर आर्टरी। क्लियर है, तभी क्या करेंगे, आर्टरी से क्या लेंगे, ब्लड को कलेक्ट करेंगे, वो क्या कहलाता है, आपका एबीजी सैंपल कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक बात। तो एबीजी सैंपल करने से पहले क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, एलन टेस्ट किया जाता है। एलन टेस्ट क्या होता है, अगर अपन थोड़ा सा जान ले, क्या पता आपके नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, इस तरीके से प्रोसीजर दे दे कि इस तरीके से एक हैंड आपने लिया किसी भी क्लाइंट का और आप उसको बोल रहे हो कि आप बहुत इस तरीके से क्या बनाओ, फिस्ट बनानी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मुट्ठी बंद करने को बोला ऐसे करके, और उसके बाद में जो क्लाइंट है वो रेडियल और अल्नर आर्टरी दोनों को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा पेशेंट के। तो सर्कुलेशन क्या हो गया, एक तरीके से पूरी तरीके से क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो क्लाइंट का हैंड कैसा हो जाएगा, बिल्कुल येलो, ठीक है, सर्कुलेशन रुक गया। और फिर क्लाइंट क्या करेगा, सबसे पहले क्या कर रहा है, रेडियल आर्टरी को छोड़ा है, तो क्लाइंट के जो हैंड है वो पूरा रेड हो जाएगा, इट मीन्स उसका जो सर्कुलेशन है, और ये कितने में होना चाहिए ड्यूरेशन, 3 सेकंड से कम के अंदर अगर रेडनेस वापस आ रही है तो सर्कुलेशन नॉर्मल है। तो पहले रेडियल आर्टरी का करेगा, उसके बाद में दोनों को कंप्रेस करके अल्नर आर्टरी को क्या करेगा, कंप्रेस जो करा था वो हटा देगा, कंप्रेशन रिलीज कर देगा, और फिर किसकी चेक करेगा, अल्नर आर्टरी की चेक करेगा। तो दिस इज योर एलन टेस्ट। एलन टेस्ट कब किया जाता है, एबीजी सैंपलिंग से पहले किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, पेशेंट फाइटिंग विथ वेंटिलेटर इज नोन एज। पेशेंट किससे फाइट कर रहा है, वेंटिलेटर से फाइट कर रहा है। वेंटिलेटर से फाइट कर रहा है मतलब उसको रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो क्या हो गया, गड़बड़ा गया है, इसलिए पेशेंट किससे फाइट कर रहा है, वेंटिलेटर से। वेंटिलेटर पे पेशेंट है, वो क्या कहलाएगा, बकिंग कहलाएगा, वीनिंग कहलाएगा, किंकिंग कहलाएगा, या फिर डिस्ट्रेस कहलाएगा। ऑप्शन फर्स्ट बकिंग, ऑप्शन 2 वीनिंग, ऑप्शन सी किंकिंग एंड ऑप्शन डी डिस्ट्रेस। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी क्लाइंट किससे सफर कर रहा है, वेंटिलेटर पे है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, when the patient is fighting with ventilator is known as bucking। क्या कहलाएगी वो प्रोसेस, bucking कहलाएगी। the process is known as bucking। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज bucking। ओके, सेकंड अपने पास ऑप्शन आया दैट इज वीनिंग। वीनिंग क्या होता है कि जब वेंटिलेटर से डायरेक्ट आपको उसको किस पे लेना है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी, आपको उसका नॉर्मल रेस्पिरेशन स्टार्ट करवाना है, क्लाइंट का नॉर्मल रेस्पिरेशन स्टार्ट करवाना है, तो एकदम वेंटिलेटर से हटा के नॉर्मल रेस्पिरेशन स्टार्ट करने को नहीं देते, धीरे धीरे हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहले वेंटिलेटर पे था, फिर मास्क पे ले लिया, ठीक है, उसके बाद में किस पे ले लिया है, डायरेक्ट नॉर्मल क्या कर दिया है, क्लाइंट को बोल दिया गया है, या फिर क्लाइंट का जो कैपेसिटी उस टाइम पे देखते हुए क्लाइंट को क्या कर दिया जाता है, धीरे धीरे वीनिंग प्रोसेस की मदद से क्लाइंट को नॉर्मल रेस्पिरेशन में अपन ले आते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीनिंग। व्हाट इज किंकिंग, कि व्हेन द वेंट्रिकुलर ट्यूब, जो वेंटिलेटर पे जो ट्यूब्स लगी हुई होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, उनको किंकिंग बोला जाता है। और व्हाट इज डिस्ट्रेस, कि व्हेन द पेशेंट इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्लाइंट को क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथ लेने में, वो क्या कहलाती है, डिस्ट्रेस कहलाती है। तो फाइट करना वेंटिलेटर से इज नोन एज बकिंग, और जो किंकिंग वीनिंग है वो क्या है कि वेंटिलेटर से धीरे धीरे क्लाइंट को किस में लेकर आना, नॉर्मल रेस्पिरेशन में लेकर आना, वो क्या कहलाएगा, वीनिंग कहलाएगा। और जो किंकिंग है, जब किंकिंग का मतलब कि जो ट्यूब जुड़ी हुई है ना, जो ट्यूब जुड़ी हुई है क्लाइंट से, जो किस में डिलीवर ऑक्सीजन को डिलीवर करने में
हेल्प कर रही हैं वो मुड़ गई हैं, उनको क्या कहेंगे, किंकिंग कहेंगे। ओके, और जो डिस्ट्रेस है वो क्लाइंट के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफ्रॉक्सामाइन इज एन एंटीडोट ऑफ। डेफ्रॉक्सामाइन का किसका एंटीडोट है, क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है लीड, ऑप्शन नंबर 2 है आयरन, ऑप्शन नंबर 3 है कैल्शियम और ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज योर मैग्नीशियम। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो डेफ्रॉक्सामाइन है वो सीधी सी बात है किसका एंटीडोट होता है, डेफ्रॉक्सामाइन इज द एंटीडोट ऑफ आयरन। कि जब आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जब बॉडी में आयरन की टॉक्सिसिटी हो रही है, ओवरलोड हो रहा है या फिर साइड इफेक्ट शो कर रहा है आयरन, तो उस टाइम पे एक एंटीडोट दिया जाता है क्लाइंट को बचाने के लिए। उसका नाम क्या है, डेफ्रॉक्सामाइन। नाम क्या है, डेफ्रॉक्सामाइन। डेफ्रॉक्सामाइन इज ऑल्सो अ ड्रग विच इज गिवन इन द टॉक्सिसिटी ऑफ द आयरन। कि जब आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो डेफ्रॉक्सामाइन ड्रग दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन एंड हैज रेडनेस। कि पेशेंट किसकी कंप्लेन कर रहा है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है किसकी, पेन की कंप्लेन कर रहा है और रेडनेस की कंप्लेन कर रहा है और साथ में उसको स्वेलिंग भी हो रही है। कहाँ हो रही है, एट द साइट ऑफ आईवी। आईवी मतलब जहां पर उसका कैन्यूला लगा हुआ है या फिर इंट्रावीनस लाइन जहां पर लगी हुई है, ठीक है, इंट्रावीनस लाइन जहां पर लगी हुई है। तो वहां पर क्लाइंट को क्या हो रही है, पेशेंट क्या क्या कंप्लेन कर रहा है, पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन एंड हैज रेडनेस विथ स्वेलिंग एट द साइट ऑफ आईवी। ठीक है, क्लियर है। ही नर्स शुड, ठीक है, तो क्या होगा, द नर्स शुड कैप्टन माइंड। जो नर्स है वो अपने माइंड में क्या रखेगी, द नर्स शुड कैप्टन माइंड। कि नर्स उस समय अपने दिमाग में क्या रखेगी, ऑप्शन नंबर 1 है स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव आईवी कैनुला। कि क्या इन्फ्यूजन जो चल रहा था उसको स्टॉप करेगी और आईवी कैनुला को रिमूव करेगी। ऑप्शन नंबर 2 है स्टार्ट नेजल ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 3 है चेंज आईवी ट्यूबिंग एंड द सॉल्यूशन। कि जो ट्यूबिंग थी, जो ट्यूबिंग है उसको चेंज करेगी या फिर सॉल्यूशन को चेंज करेगी। एंड लास्ट ऑप्शन है अप्लाई वार्म मॉइस्ट पैक टू द रेडिएंट एरिया। कि जो रेडिएंट एरिया है वहां पर वार्म मॉइस्ट पैक लगाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आईवी लाइन, ये जो आईवी लाइन जो वेन में लग रही है, ठीक है, और जो इस आईवी लाइन को क्या बोल रहे हैं, कैनुला जो नॉर्मली बोला जाता है, उसके बाहर की जो ट्यूबिंग है वो आईवी क्या कहलाती है, आईवी ट्यूबिंग कहलाती है। ठीक है, तो आईवी ट्यूबिंग का कोई रिलेशन नहीं है किसके साथ में, कि व्हेन द प्लांट इज सफरिंग विद पेन स्वेलिंग एंड रेडनेस ओवर दी, कहाँ पर, कैनुला साइड पे, तब वहां पर उसका कोई भी रिलेशन नहीं है आईवी ट्यूब का। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ओके, कोई किसी भी तरह का डियर स्टूडेंट वार्म मॉइस्ट पैक नहीं लगाते उस रेडिएंट एरिया पे। ओके, वो और भी ज्यादा डिफिकल्टी या फिर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। नेजल ऑक्सीजन से भी कोई रिलेशन नहीं है। उस समय क्या करेंगे, जब भी आईवी लाइन किसी की लग रही है और क्लाइंट को पेन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तब क्या करेंगे, जो आईवी कैनुला लगा था, ठीक है, सबसे पहले तो जो इन्फ्यूजन चल रहा है उसको स्टॉप कर देंगे, स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड रिमूव द आईवी कैनुला। स्टॉप करेंगे इन्फ्यूजन को और उसके बाद में आईवी कैनुला को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। आईवी कैनुला को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना है और क्या करने हैं, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। कि क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉप कर देंगे इन्फ्यूजन को और उसके बाद में आईवी कैनुला को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, क्लियर है क्वेश्चंस आज के सारे? ओके, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस क्लास। और आप इसी तरीके से हमारी क्लासेस देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।